अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो हम रोज़ पिछले तकरीबन हफ़्ते से ही जश्न मना रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे कि पाकिस्तान की वजह से जो एमओयू साइन हुआ है और ये जंग रुकते हुए नज़र आ रही है। किस तरीके से पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बहुत नीचे चली गई थी और हालात एक बार फिर से मामूल की तरफ आ रहे थे। फ़ील तो यही हो रहा था और बड़ी पॉज़िटिव ख़बरें आ रही थी। जेडी वैंस को देख ले, मार्को रूबियो को देख ले, लेकिन एक बार फिर से अटैक हुआ है और उसके बाद अब ईरान की जानिब से भी जो है वो कुवैत और बहरीन में जो अमरीकी हवाई अड्डे हैं उन पर मिसाइल दागे गए और तकरीबन कोई 8 के करीब जो हम तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया गया है। अब ये एक बार फिर से निगोशिएशन टेबल पर बैठे हुए दो लोग जो कि अपने टेक्निकल राउंड कर रहे हैं और टेक्निकल राउंड में तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, उनका दोनों फरीकों का इस तरीके से एक दूसरे पर अटैक कर देना और मोस्ट प्रोबेबली नज़र यही आ रहा है कि जिस तरीके से ये तमाम सूरत हाल बनी हुई है तो अमेरिका शायद अपने तमाम फौजी अड्डे जो है ना अरब ममालिक से निकाल के वापस मुंतकिल कर ले वेस्ट की जानिब, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर 13 के करीब कोई फौजी हलाक हो चुके हैं और जो अमेरिकन मीडिया है या फिर जो यहाँ पर लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना वो बड़े खिलाफ हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप देखते देखते बड़े अनपॉपुलर हो रहे हैं। अब ये जो हालिया एक बार फिर से एक दूसरे पर अटैक करने का सिलसिला जारी हुआ है, ये निगोशिएशन टेबल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि जो अभी जंग की सूरत हाल बनी हुई है उस जंग की सूरत हाल के अंदर हालात मामूल पर लाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं दोनों जानिब से, अब उस पर आगे क्या पेशरफ्त होती है। तो एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमारे साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मार्शल साहब आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह मैंने बोला कि हालात मामूल पर लाने के लिए पाकिस्तान ने जो कोशिशें करनी थी वो कर दी हैं। पाकिस्तान की कोशिशें हैं तभी तो जो पेट्रोल है वो दोबारा से $75 फी बैरल पर चला गया है। दुनिया एक बार फिर से जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हुई है, सब कुछ हो रहा है। अब ये जो एक दूसरे पर अटैक करना, आप आपको ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल जो है वो नॉर्मल होती नजर आ रही है? देखिए, दोनों कंट्रीज ने वर्ल्ड प्रेशर के अंडर आके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन कर दिया, लेकिन उसके बाद अपने अपने मुल्कों में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में क्रिटिसिज्म ये है कि ये जंग जो है इज़ एन अनपॉपुलर वॉर इन अमेरिका। वहाँ जो है इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है और फ्यूल है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं वो तकरीबन $4.5 से ऊपर चला गया है, जो कि एक अमेरिकन जनरली इतना महंगा पेट्रोल लेने का आदी नहीं है। सो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है और इस वजह से द अमेरिकन्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। नंबर 2, जो अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबी है जिनको एपेक के नाम से कहा जाता है, वो भी जो है वो किसी इस मुआहदे से इतने खुश नहीं है और इजराइल के बिहाफ पर वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ करें जिससे क्या कहते हैं इजराइल की वो सुक्की ना हो जो इस वक्त हो रही। दूसरी तरफ ईरान में भी जो जनरल पब्लिक है वो समझती है फिजा साहिबा कि वो ये जंग जीत चुकी है और वो जो स्विट्जरलैंड उनकी टीम गई थी वो बहुत अनपॉपुलर स्टेप था उस टीम की तरफ से। ईरानियन पब्लिक ने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया था। सो वो लोग भी अंडर प्रेशर हैं। जो दोनों पार्टीज हैं इस वक्त अपनी अपनी ईगोज और अपनी अपनी लिमिटेशंस के अंदर फंसी हुई हैं। तो और मेरे नज़दीक जो सबसे बुरी चीज़ इस वक्त हो रही है वो ये हो रही है कि इस एमओयू की इम्प्लीमेंटेशन को पब्लिक में डिस्कस किया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना 1-2 पोस्टें कर देते हैं जिससे ईरानियंस ऑफेंड हो जाते हैं और ईरानियंस रोजाना 1-2 ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे अमेरिकन्स ऑफेंड हो जाते हैं। काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब, अगर आज पाकिस्तान को एक वक्त में मशरकी और मगरबी सरहद पर दबाव का सामना हो तो आप क्या समझते हैं कि हमारी एयरफोर्स 2 फ्रंट सिनेरियो में क्या सूरत हाल आपके सामने है? हम मजबूत हैं, किस ताकत पे हैं? और साथ ये भी बताइएगा कि आइंदा जंगों में फाइटर जेट से ज़्यादा मुझे तो लग रहा है कि आप ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा अहम हो गए हैं। आपकी राय क्या है एयर मार्शल साहब?
शहजाद साहब, मेरे ख्याल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर टू फ्रंट वॉर होती है पाकिस्तान के लिए, इनके ईस्ट और वेस्ट से दोनों हम पर अटैक्स होते हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दोनों फ्रंट्स को काबू में कर सकते। देखिए, इसको जरा थोड़े से स्ट्रेटेजिक लेवल पे समझने की जरूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1998 के बाद से हम जो है एक न्यूक्लियर पावर, और इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज इतने करीब हों एक दूसरे के और उनके बॉर्डर्स भी मिलते हों, तो जो वो कन्वेंशनल जंग वो आपस में नहीं लड़ सकती। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त ईरान भी सऊदी अरब की तर्ज पर आपके साथ को मुआहदा करने जा रहा है, कोई एयर डिफेंस का ये सामान अब आगे बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ें आगे डे बाय डे फॉरवर्ड होती जा रही हैं। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मुस्तकबिल में कोई प्लान ऐसा बन रहा है कि हम ईरान के साथ शोल्डर मिला के खड़े होंगे? एयर मार्शल साहब जी, मेरे ख्याल में तो शहजाद साहब, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग टू हैपन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। देखिए, इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर दो कंट्रीज हैं जो दो डिफरेंट पावर सेंटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एक सऊदी अरेबिया है जो सुन्नी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक ईरान है जो शिया मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट ने पिछले 35-40 साल से इसी डिवाइड के ऊपर मुसलमानों के अंदर तफरका पैदा करने की कोशिश की है, और अगर कल सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक नॉन एग्रेशन का मुआहदा हो जाता है जिसके ऊपर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है, तो मेरे ख्याल में इस इलाके में या मुसलमानों के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है कि गल्फ कंट्रीज को और मुसलमान कंट्रीज को अंदाजा हो गया है कि इजराइल जो है वो इस इलाके के अंदर आपके साथ दोस्ती करने नहीं आता, वो आपको इस इलाके में आपके ऊपर एग्रेशन करने आता है। पिछले 5-6 सालों में अगर आप शहजाद साहब देखें, इजराइल ने 5 कंट्रीज के ऊपर 5 कंट्रीज से जमीन जबरदस्ती छीनी है। सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और अब लेबनान। सो मेरे ख्याल में अब गल्फ कंट्रीज को समझ में आ गया है कि उनको अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात रखने हैं क्योंकि उनका सारा पैसा अमेरिका के पास है, लेकिन उनको अब इस इलाके के अंदर अगर एक नॉर्मल कंट्री की तरह रहना है तो उनको एक नया डिफेंस पैराडाइम की बुनियाद रखनी पड़ेगी जिसके अंदर ईरान भी शामिल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर ये डिफेंस पैराडाइम बनता है तो इस डिफेंस पैराडाइम को लीड पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर सारी मुस्लिम कंट्रीज को कॉन्फिडेंस है। ईरान को भी कॉन्फिडेंस है, सऊदी अरेबिया को भी। साहब, क्या कोई ऐसी बात भी आपके नॉलेज में आ रही है या मुमकिन तौर पर हो रही है कि ईरान से तेल के बदले आप हमारे JF थंडर तैयारे 17 जो हैं वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे? कोई इस तरह की मामला भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं आपको मुस्तकबिल में? सच्ची बात है शहजाद साहब, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी यानी कि एक्सचेंज है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो है डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो एक एक्सपोर्ट आइटम होता है, और जितनी भी आप डेवलपिंग कंट्रीज हैं अगर आप वो देखें कि वो अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और अपनी पैसे भी कमाने के लिए। सो मेरे ख्याल में अगर ईरान के साथ कल हमारे ताल्लुक यानी कि हम एक इस तरह की डील कर लेते हैं कि जिसके बदले हमें उनको JF-17 देने पड़े तो कोई बुराई नहीं है, और मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की चीज हो जाएगी तो हमारे ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे। जो कंट्री है वो ईरान है, और ईरान पर जो सैंक्शंस हैं चाहे अपलिफ्ट कर भी ली जाती हैं उस पर ट्रेड के हवाले से या वैसे, तो आपको लगता है कि फिर भी ये चीजें वेस्ट के लिए काबिल कबूल होंगी? वो अभी भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि MOU हो जाए, जंगबंदी हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद भी ईरान स्ट्रांग हो। वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ईरान अपनी वीकर पोजीशन पे ही रहे। जी, आप सही फरमा रही हैं फिजा साहिबा, लेकिन अब मेरा ख्याल पैराडाइम्स चेंज हो गए हैं। शायद फरवरी से पहले तो उनकी ये स्ट्रेटजी कामयाब भी हो रही थी और ईरान इतना विजिबल भी नहीं था, लेकिन देखिए जब से पूरी दुनिया ने ये समझ लिया है कि ईरान ये जंग जीत चुका है
और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे इवन इजरायली पब्लिक भी जो है उनमें 92% समझते हैं कि ईरान ये जंग जीत चुका है। अब ईरान को पीछे करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर उनके हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आ गई है, सो जहां उनके पास एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी थी, अब उनके पास एक जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी भी उनके हाथ में आ गई है। सो मेरे ख्याल में कि अगर इस इलाके की कंट्रीज जो हैं, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि 7 गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अपना ट्रेड जो है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से करती हैं। अगर इन कंट्रीज ने एक नॉर्मल कंट्रीज की तरह बिहेव करना है, यानी कि एक्सपोर्ट, टूरिज्म और इन चीज़ों को फ़रोग देना है, तो उनको ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे। अब इट इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ अ कंपल्शन। अच्छे साहब, अच्छे ताल्लुकात की बात भी आपने कर दी और आपने ये भी फरमा दिया कि तैयारे देने में भी कोई बुराई आप नहीं समझते, तो फिर तो गैस पाइपलाइन बिछने आ गई। ये हमारी जनाब, अगर गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में आ गई और उसके बाद पेट्रोल आ गया, तो मेरी मौशियत तो कहां से कहां चली गई। किस तरह देख रहे हैं फिर पाकिस्तान को आप, एयर मार्शल साहब? जी, मैं आपकी ही तरह दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हम सबको ये दिन देखना नसीब फरमाए कि हम ईरान के साथ एक नॉर्मल कंट्री, एक नॉर्मल नेबर्स की तरह रह सकें। देखिए, हम दोनों जो हैं इस वक्त, हमारे दोनों के पास जो है ना एक दूसरे को के साथ ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि अगर हम आपस में ट्रेड करें तो हम 20 से 31 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हर साल एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि अगर हमारे और ईरान के ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच जाएं कि हम एक दूसरे के साथ ये ट्रेड कर सकें। लेकिन देखिए, इसमें ना जहां तक वेस्ट, जैसे फिजा साहिबा ने एक सवाल पूछा था, वेस्ट भी जो है ना वो इतना कंफर्टेबल प्रोबेबली इन द शॉर्ट टर्म इस अरेंजमेंट के साथ नहीं होगा। सो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने कार्ड्स बहुत सेंसिबली खेले। अगर ईरान से पेट्रोल आ गया तो 150 रुपए मुझे लग रहा है पाकिस्तान में सेल होना शुरू हो जाएगा। रुकावट क्या है? IMF है, इसराइल है, क्या चक्कर क्या है? क्यों ऐसा अभी तक रुकावटें पड़ी हुई हैं? जरा इसको एलैबोरेट करेंगे सर? जी देखिए, असल में अभी तक जो है ईरान के ऊपर जो है ना इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं, जिसके तहत वो जायज़ तरीके से तेल जो है वो दुनिया में कंट्रीज को नहीं बेच सकते। चाइना उनसे जो ये ऑयल लेता है वो ब्लैक मार्केट के थ्रू लेता है। इंडिया ने जैसे ईरान से तेल लेता है, लेकिन उसने स्पेशल परमिशन ली हुई है अमेरिका से वो तेल हासिल करने की। सो ईरान जो है ना इस वक्त जो भी ईरानी तेल जो है जो मार्केट में मौजूद है, वो जो है ना वो ब्लैक मार्केट के थ्रू इस वक्त अवेलेबल है। अगर ईरान के ऊपर से इंटरनेशनल सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, जो कि MOU का एक बहुत डोमिनेंट पॉइंट है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ईरान से तेल लेने में। लेकिन ये एक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को स्टेगनेट करने के लिए इजराइल और उसके हवारी जो है वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह MOU की इम्प्लीमेंटेशन ना हो। क्योंकि जब भी MOU की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ईरान ये जो ब्लैक में चीज़ें बेच रहा है वो नॉर्मली हर कंट्री को बेच सकेगा, और उसकी इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी, और दूसरी और जो ऑयल और गैस की प्राइसेस हैं वो नीचे जाएंगी, क्योंकि उसका जो ऑयल है वो इंटरनेशनल ओपन मार्केट में आ जाएगा फॉर सेलिंग। सो मेरे ख्याल में इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, अगर अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने घोड़ों को काबू में रखें, इन 60 दिनों के अंदर एक फाइनल मुआहदे की तरफ चले जाएं, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनके ऊपर झगड़े ना करें, तो जो है ना ईरान के लिए भी एक ब्राइट फ्यूचर है, और बाकी जो है अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के लिए भी एक ब्राइट फ्यूचर है। जी बिल्कुल ठीक है। मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो गुफ्तगू हुई है इट्स रियली फ्रूटफुल। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। लेट्स सी आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हुए भी किसकी फेवर में ज्यादा चीजें जाती हैं और कौन अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर पाता है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहते हैं, और जिस तरीके से
पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर हम हमेशा प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि सीसीडी के पूरे काम की कि वो किस तरीके से काम कर रही है। कुछ लोग इसके हक में बात करते हैं, कुछ इसके खिलाफ भी बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर को मेक श्योर कर रही है। और जो मरियम नवाज की ज़ीरो पॉलिसी है हैरेसमेंट के खिलाफ, खासतौर पर बच्चों की और रेप केसेस के खिलाफ, तो उसके बाद तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बड़ा मेक श्योर कर रही है कि ज्यादती के कोई वाकया जो है वो रिपोर्ट ना हो। लेकिन अभी मुंतहा केस सबके सामने है जो सरगोदा में वाकया पेश आया है, और इस तरह के और कितने केसेस हैं जो कि कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। स्टिल ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, स्टिल ऐसा सब कुछ हो रहा है। और इसको मेक श्योर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्यों अभी हमारे बच्चे बच्चियां गैर महफूज हैं, फिर चाहे वो मदरसे हो, रोड हो, गलियां हो, मोहल्ले हो, वहाँ पर ये वाकयात पेश आते हैं। ये दरिंदे जो इस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं, इनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। और भट्ट साहब, इसमें तो मतलब आप तो क्राइम में, मैं कहूँगी कि जितनी देर आपको हो गया रिपोर्टिंग करते हुए, आप तो ज़्यादा हमें इसकी नफ्स पकड़ के जो है वो बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है वो लाए जाने चाहिए। काबिल एहतराम शाह जी, आप क्राइम एनालिस्ट है, और मुझे वो याद है ज़माना अहमद खान चद्दर साहब का, चौधरी शफकात साहब का, उमर वरिक साहब का। जब बड़ा कोई तफ्तीश को केस होता था तो वो आपको एज अ ऑब्जर्वर बुलाते थे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको बस 4 लाइनें सिर्फ ये बता दूं जो कि आपके इल्म में है। बच्ची मुंतहा जोहरा, जिसका नाम था, 9 साल की बच्ची थी, सरगोदा से तल्लक था। बच्ची के बाप का नाम मोहम्मद नईम, और एक दुकान में जाती है, 50 रुपये लेके जाती है, और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, कत्ल हो जाती है, और ज़ालिम मरकज़ी मुल्क उसको मार देता है और कोशिश भी करता है, जिसका DNA टेस्ट अभी आना है। उसके बाद CTD पकड़ती है और यूं फौरी इंसाफ। ना जाने क्या क़यामत आ गई थी कि फौरी इंसाफ करना था, और फौरी इंसाफ साथी आए और छुड़ा कर ले गए अरसलान को, और अरसलान भी ख़त्म हो गया। बात सिर्फ यहाँ पर है। आज मैं आपसे जो सीधे सीधे सवाल करना चाहता हूँ, ये वाकया सब लोगों को पता चल चुका है। आपसे किबला मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि अरसलान को भी फौरी फारग कर दिया गया, अरसलान भी CTD पुलिस के हाथों मारा गया, और उसके जो साथी आए उसको छुड़ाने, ये कहना है CTD का। शाह जी, ये बताएं कि इस वाकये को आप किस नज़र से देखते हैं, और ये जो फौरी इंसाफ की कहानी है, इस फौरी इंसाफ से क्या कहीं को फ़ायदा तो नहीं दिया जा रहा दूसरे अफराद को? किबला शाह जी। बट साहब, बात ये है, मुझे इस बात पे इतराज़ है आपकी कि आप लफ्ज़ फौरी इंसाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कई प्रोग्राम में कह चुका, कई फोरम से मैंने कहा कि इंसाफ, अदल, इसकी फराहमी का काम है अदलिया का। कोई दूसरा इदारा इंसाफ की फराहमी का ज़िम्मेदार नहीं है। इंसाफ की फराहमी को रास्ते पे डालना, एक गुज़रगाह फराहम करना, दस्तावेज़ी सबूत देना, शातें कलमबंद करना, वाक़याती शातें लेना, मौके के मामलात सारे देखना, ये काम है। प्लेस ऑफ एक्रेंस का जायज़ा लेना, ये काम है इदारों का, एजेंसियों का। सीधा सवाल शाह जी, सरगोदा वाक़या, मुंतहा जोहरा, जां बहक, किसको छुपाया जा रहा है? अरसलान को फारग करने के बाद असल कहानी को खोल लेना शाह जी। बट साहब, बात यह है, मंडी बहाउद्दीन में इसी तर्ज का एक वाक़या हुआ, सानिया था बहुत बड़ा, उसको मार दिया CCD ने। उसके बाद DNA नेगेटिव आ गया, DNA पॉजिटिव नहीं आया। आज जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो बच्ची गमज़दा देखें, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुंतहा ज़हरा इस दुनिया से चली गई। एक मेहनत कश शख्स है। आप मुझे ये बताएं, इसमें सिर्फ एक पहलू यही है कि बच्ची से बदअखलाक़ी की गई या कोशिश की गई उसकी? क्या वालिदैन की नेगलिजेंस पहलू नहीं है? क्या उस मालिक जो ग्राउंड फ्लोर पे है और तीसरे फ्लोर पे बच्ची चली जाती है ऊपर, वो नेगलिजेंस नहीं है? क्रिमिनल नेगलिजेंस है वो। क्या बाकी जो मुलाजमीन हैं, साथी, जो गाहक वहाँ 16-17 ख़वातीनों हज़रात शॉपिंग कर रहे थे, क्या वो कसूरवार नहीं है? क्या पूरा मुआशरा कसूरवार नहीं है? किसने इख्तियार दिया CCD को कि वो उसके DNA टेस्ट से पहले, उसके बयान कलमबंद करने से पहले, हालात का, वाक़यात का जायज़ा लेने से पहले CCTV फुटेज और जो जितने फ्रेंसिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं,
उनकी आरा से पहले इस तरह का फैसला कर ले। इससे पहले 3 वाकया, साकिब चद्दड़ का, मोमना इकबाल का, आयशा का, पिंकी का, हर एक वाकये के बाद दूसरा वाकया खड़ा किया जाता है ताकि पहले पर दबीज तय छा जाए, वो पसे पुश चला जाए। ये एक ऐसी खौफनाक किस्म की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है जो आप खूनरेजी को रोकने के लिए खून की दीवार खड़ी कर रहे हैं। इसके नताइज और अवाकिब कराची में होने वाले तीनों ऑपरेशन ज़्यादा खतरनाक होंगे। मैं पहले भी अलार्म कर चुका, फिर कह रहा हूँ, अगर आपने हाथ न रोका, मुझे कोई हमदर्दी नहीं किसी मुलजिम के साथ। एक नई कानून साजी आ रही है पंजाब में, जो सोशल क्रिमिनल्स हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ आप देख लीजिएगा कि उस तरह की जो खूनरेजी कराची में हुई थी, उसके जवाब में खून की दीवार खड़ी की गई थी 3 अदवार में, 3 ऑपरेशन में। उन तीनों के नताइज अवाकिब ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थे, ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गए नई कानून साजी के साथ। आप अगर किसी ऐसे शख्स को जो गैर तरबियत याफ्ता है, जिसके पास ज़र्रा बराबर भी कोई सेंस नहीं है, आपने कहा 6 गोलियां मारी चकवाल में, 94 गोलियां, 94 गोलियों के निशानात कहां से आए? 9 तो उस बच्ची को लग गई बेचारी को, जो अदील साहब की बच्ची आई थी। मतलब शाह जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं, डीएनए टेस्ट की आपने बात की है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, डीएनए टेस्ट 2 से 3 हफ्तों के बाद आता है शाह जी, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जरा जल्दी कर दी, साथी जल्दी आ गए, डीएनए टेस्ट के बाद। भाई क्या जरूरत पेश आई, मुझे आप ये बताएं, आप ड्यू प्रोसेस है अदालत का क्यों नहीं ठीक करते? मुझे आप बताएं कि प्रोसिक्यूटर जनरल का महकमा बना दिया आपने, उस महकमे के पास अभी रिपोर्ट नहीं गई अभी तक। मेरी आज सैयद फराद अली शाह साहब से, अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले मेरी फराद अली शाह साहब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से बात हुई। वो कहते हैं भाई सबसे पहले रिपोर्ट मेरे पास आएगी। क्या ज़रूरत थी डीपीओ शोएब अशरफ का बड़ा मोतरिफ, उन्होंने ज़ैनब केस सॉल्व किया, उनको क्या ज़रूरत थी वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने की? मुझे बताएं। सीसीडी को क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वो सारे वाक़यात जो है उसको ऑन करती, और ऑन करने के बाद कहती कि हमने इंसाफ फराहम कर दिया? हु ब्लडी दे आर, वो कौन है? इंसाफ फराहम करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ लिखा है उनके? मुझे कोई कवायद व ज़वाबित बताएं जहाँ किसी फोर्स के पास ये लिखा होगा इंसाफ फराहम करेगा वो। मतलब आपका मौक़िफ़ ये है कि जो मुल्ज़म अरसलान सीटीडी के हाथों जाबक हुआ है, उसके जो बाकी साथी हैं उनको छुपाया जा रहा है, वो कोई बाअसर है? और भाई मुझे ये बताएं कि कहाँ साबित हुआ? क्या इकरार जुर्म पुलिस के रूबरू जो है 161 का स्टेटमेंट है वो काफ़ी होता है? नहीं। अदालतें बंद कर दे फिर। ओ भाई 164 का स्टेटमेंट क्यों उसे अदालत में पेश करके रिमांड लिया था, तो पेश करके उसका इकबाली बयान करा देते, कौन सी आफत आ जाती? रिमांड तो लिया गया, उसका लिया गया ना। हाँ। तो वहां इकबाली बयान में 164 का करा देते, हमें पता तो लगता ना कि उसने इकबाल। चलें, मैं समझता हूं उसी ने किया जुर्म, उसी ने किया जुर्म। तो फिर अदालतों का काम है उससे ज्यादा ना कि मेरा और आपका है, किसका है? अदालत का काम है ना, तो लेट इट बी डन। क्यों नहीं करते? मैं आपकी बातों से मैं आपकी बातों से मुत्फिक हूँ। तस्वीर के दोनों रुख हम मुझे दिखाने हैं। देखें, 105 अरब रुपए अदालतों पर खर्च हो रहे हैं और 5 अरब रुपए सीडीडी पे लग रहे हैं। ये मावराए आइन कत्ल है नहीं है, ये अच्छा या बुरा, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं कहता हूँ अदालतों से ही होना चाहिए। लेकिन एक लहर आ गई है जिससे कुछ फायदा हुआ है। अब सवाल ये है, भाई कहाँ फायदा हुआ? ओ भाई केस पहले से कितने बढ़ गए, कैसे आप बात कर रहे हैं? कहाँ फायदा हुआ? किसने फायदा दिया? मुझे बताएं, कोई क्राइम कहाँ कम हुआ? ओ भाई पहले इस तरह के वाकयात ऊपर तले होते थे कहीं? आप पिंकी को क्यों भूल गए, जिसने कितने जो है ना सिर्फ कैरियर और कोरियर बताए कि जो मेरे मंशियात लेके जाते थे? क्या पकड़ लिया आपने उनको? उसके भाई को जिसने छोड़ा था लाहौर में, वो अब भी डीएसपी है लाहौर में। ओ भाई क्या मोमना इकबाल का केस खत्म हो गया? क्या जो बच्ची बेचारी फौत हो गई आयशा मुलाजमा, उसको इंसाफ मिल गया उसके घर वालों को? मुझे आप ये बताएं कि कोई एक केस जब आता है उसकी शिद्दत संगीनी कम करने की दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, हर रोज एक नया केस आ रहा है। लाहौर में मैं कई वाकयात आपको बता सकता हूं। नहीं, मैं आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूं। इस सरगोदे के वाकये के बाद भी अब फिर एक वाकया गुज़श्ता रात हो गया है, वाकया तो नहीं रुक रहे। तो फिर भाई क्या
फिर आप क्यों ऐसा पॉलिसी अपना रहे हैं? ये रिवेंजफुल एटीट्यूड है। अगर आपने करना है, आप कानून साजी, वो जो नया कानून आ रहा है वो छोड़ें, उसको कानून ना बनाएं। आप कानून साजी ये करें कि कौन सी ऐप्स हैं जिनके जरिए नौजवान जो हैं इस तरफ रागिब हो रहे हैं। वालिदैन से ये कहें, उनकी ट्रेनिंग करें कि ये घर में हमारे यहाँ एक अजीब तमाशा लग गया है कि घरों में हर छोटे बच्चे को, बच्ची को कहा जाता है जब पुत्र सामने सौदा ले आ, ना भेजें आप उनको। मुआशरे में पहले से ज्यादा नारकी है। जब वो बच्ची बाहर निकलती है तो बुजुर्ग घर के बाहर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। वो क्यों नहीं गए लेने? वालदा ने भेजा है, दादी ने भेजा है, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए मुझे आप बताएं। तो ये काम करें ना जो करने वाला है। आप बंदे मारे जाएंगे, नया रिवेंज, इंतकाम का खून जो है ना वो गली मोहल्ले में बहता हुआ दिखाई देगा आपको, जो हालात बन रहे हैं। आपने खूनरेजी को खून से नहीं रोकना, ज़हानत से, दानिश से रोकना है। अच्छा कानून से मैं आपकी बातों से मुत्फिक हूं। मुझे यह बताएं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मुंतहा जोहरा, इसमें नेग्लिजेंस सीटीडी की आप फरमा रहे हैं, इसमें पुलिस की फरमा रहे हैं, इसमें उसके पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी भी आप फरमा रहे हैं। मैं सारी बात पूरे मुआशरे की पूरी मुआशरे की कह रहा हूं। सिर्फ एक बात, क्या किसी को अरसलान को मारने के बाद किसी बाअसर शख्सियात जो बाकी 4 मुल्ज़मान हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है? वो इंफॉर्मेशन है आपके पास? FIR इतनी मजहूल, इतनी कमजोर है, किसी मुल्ज़िम को कुछ नहीं होगा, मुझे इस बात का इल्म है। 304 दफा 304 इन परसुएशन, अबेटमेंट से आगे है, सजा बराबर की है। वो दर्ज क्यों नहीं की गई? मैं नहीं मानता कि बच्ची ऊपर जाए दूसरी तीसरी मंजिल पे और मालिक और नीचे गाहक सारे ऐसे आंखें बंद करके बैठे रहे। एक अब्बास भी मुल्जिम है। दूसरी बात, अब्बास दुकान का मालिक, वो ज्यादा बड़ा मुल्जिम है। एक दूसरा, आपको झूठ लिखने की क्या जरूरत थी कि मेहनतकश नईम का झगड़ा था किसी बात पे दुकानदार से? ये वजह नाद है। और भाई वजह नाद के बगैर, डेड बॉडी मिले बगैर भी अदालतों ने सजाएं दी हैं। मुझे आप बताएं, आज तक मुफक्खर अदील के केस में डेड बॉडी मिली है? नहीं मिली ना, सजाएं बहुत हो गई। सैयद मुस्तफा अली शाह ने वो केस को हैंडल किया था, आई रिमेंबर। ठीक है, आप मुझे ये बात बताएं कि क्या आपको पिछली बार उनका चकवाल वाले में चूंकि मॉडस ऑपरेंडी लिखा है, सिर्फ वजह नाद नहीं लिखा, तो वजह नाद लोगों ने शोर मचाया, हम लोगों, मैं भी शामिल था, कि वजह नाद के बगैर, कानूनदान ये कहते हैं, माहिरीन कानून। ओ भाई, उसका तो बाप कह रहा है, इस बच्ची का जो बाप है मोहम्मद नहीं, वो कहता है ये FIR जो है इसमें मेरी लड़ाई तो हुई नहीं है। फिर वजह कभी है ही नहीं भाई, वजह क्यों लिखा आपने गलत? खोले बात को, कौन मैं तो कह रहा हूं भाई, बात सुने, मैंने तो बार बार कहा, जिन लोगों ने FIR लिखी, मंदरजात दर्ज किए, वो मैं जानता हूं उनको। 2 पुलिस वाले, एक कानूनदान है। आप उनके कहने पे FIR करते हैं। मुदई जो फरीक बना है वो नाइल में इसे बेखबर है। उनके वालिदैन के बयान पढ़ लिया आपने? वो जो लड़का मरा अरसलान, हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं। वो अगर मुलजिम है, सजा मिलनी चाहिए ड्यू प्रोसेस के जरिए। उसकी माँ का इल्जाम है कि ये मेरे बच्चे की बजाय पर कत्ल डाला गया है और जिम्मेदार दुकान का मालिक है। वो तो कह रही है कुर्बानी का बकरा बनाया मेरे बेटे को। हाँ, अच्छा देखें, आप अदालत से सजा दिलवाएं जिसकी जितनी है। बट साहब 100 बेगुनाह बच जाएं, 100 बेगुनाह फांसी चढ़ जाएं, 100 बेगुनाह। आप बेहतर ये है कि एक गुनाहगार जो है, एक गुनाहगार उसको फांसी चढ़ाएं, या 100 गुनाहगार है उनको छोड़ दें, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी क्यों चढ़ाएं? मैं कहता हूं जिसका जितना किरदार है उस रोल के मुताबिक सजा दें। और इस केस में जो हाथ आया उसको मार दिया, जिसके गले में फंदा फिट आए उसको फांसी चढ़ा दें। ये रविश बदलना होगी। कानून साजी आप करें, ऐप्स बंद करें जिससे लोग इस तरफ रागिब हो रहे हैं। नौजवानों में इस नए कानून जो आपने नए सिस्टम बनाया है ना, मुल्ज़मान के छाती छुड़ाने आते हैं और जो नेफे में पिस्टल फटते हैं, अच्छा, उसके बाद नए लोग जन्म ले रहे हैं। मुझे ये थोड़ा सा एतराज़ है CTD पर। कुछ जगहों पर मैंने CTD की तारीफ भी की है, कुछ पर मैं उनसे नाराज़ भी रहा, लेकिन इस केस में टोटल CCD के मैं खिलाफ गया हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी फार्मूला तय नहीं हुआ। भाई तफ्तीश हो रही है, आपने अदालत से रिमांड लिया है, तो इतनी जल्दी फौरी इंसाफ क्यों? फौरी इंसाफ देते हैं, जल्दी क्या है? किसी को छुपाना चाहते हैं? ये
इनसाइडर। ओ भाई, कई केसों पे पर्दा डालने के लिए पर्दापोशी है कई केसों की, एक नाहली छुपती है इससे। मुझे आप ये बताएं कि क्या सरगोदा जिले की पुलिस ने चूड़ियां पहनी हुई हैं? उन्होंने क्यों नहीं मारा? बताएं, सीसीटीवी क्यों पहुंची? मुझे उन शहरियों पे भी एतराज है जो मुतालबा करते हैं सोशल मीडिया पे कि सीसीटीवी हरकत में आए। ओ भाई, आकबत ना अंदेश लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि मुआशरे में किस तरह की खूंरेजी जन्म ले रही है। मुतशद्दिद मुआशरे कभी तरक्की नहीं करते, पनप नहीं पाते, परवरिश नहीं होती उनकी। जिस मुआशरे में आप खूंरेजी को तक़वियत देंगे, बढ़ोती देंगे, इजाफा करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, मौक़े फराहम। आखिरी सवाल शाह जी, इस मुल्ज़म अरसलान के बाद क्या जो बाकी मुल्ज़म है मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हनीफ और एहसान अली पुलिस की हिरासत में है, आप उनका भी कोई साथी आते देख रहे हैं? भाई मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई नजूमी नहीं हूँ कि मैं ये बताऊँ। जो शख्स भी ये फैसला कर रहा है वो हिमाकत कर रहा है, कानून आइन से मावरा फैसला कर रहा है। मावरा अदालत भी है, मावरा कानून भी है, मावरा आइन भी है। दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स और जनरल परसेप्शन, बहुत शुक्रिया, उस पर अरबों रुपए खर्च हो रहा है, और हम जो है अपनी साख खराब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर अपनी साख बहाल करनी है, पुलिस के महकमे को तक़वियत देनी है, वाक़यतन आपने उनका कल्चर बदलना है, तो अपना ये रविश, अपना ये कल्चर तब्दील करें। ये बंदे मार कल्चर जो है ये कल को लोगों के गले में फंदे डालेगा। आला अफसरान भाग जाएंगे, जो लोग फिज़िकली मुकाबले कर रहे हैं, गोली चलाते हैं, बंदों को पकड़ के ले जाते हैं, और फिर एक ड्रामा रचाते हैं कि साथी आ गए थे, वो बेचारे गिरफ्त में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही थी वो यही है कि मतलब इस पे अल्फाज नहीं होते कि आप किस तरीके से क्या कुछ बोले। जैसे हमारे किसी के भी मतलब फैमिली में बच्चे सबके होते हैं, और तो उन बच्चों के साथ इस तरह से ज्यादती होना तो दिल दुखता है। और उस घर वालों पर, माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब उनके छोटे बच्चे इस तरीके से जो है कोई अगवा हो जाता है, कोई रेप करके जो है वो उनको जान से मार देता है। लेकिन सख्त सजाएं ही इसका एक हल है, इसके अलावा नहीं। और माशरे की वैसे ओवरऑल तरबियत। हमें एक ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गर्मी की लहर से पाकिस्तानी तो बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, लेकिन जैसे हमने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि अब पूरा यूरोप जो है वो मुतासर हो रहा है। और खास तौर पर इंग्लैंड के अंदर देखें तो वहां पर जो मुख्तलिफ ट्रेन स्टेशन, सबवे स्टेशन हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके जो नाम है, पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं उनके नाम से, मुख्तलिफ कंपनीज के नाम से पंफलेट जो है वो हॉट वेदर के हवाले से जो है वो पब्लिक के रिएक्शन के तौर पर वो एहतजाजन जो है वो इनको कसूरवार ठहरा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पेट्रोलिंग कंपनीज हैं ये उनकी वजह से जो है वो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, इतने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और सेम इसी तरह फ्रांस के अंदर अभी मैं यही देख रही थी, रॉयटर्स की खबर है कि वो कंफर्म जो डेथ पोल है वो ये बताता है कि तकरीबन 1000 के करीब ये ड्यूरिंग ये जो हीट वेव आई है इसमें 1000 के करीब जो है वो डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं। और तकरीबन यूरोप के अंदर जो अर्ली रिपोर्ट जो कंफर्म डेथ केसेस कर रहे हैं वो 55 के करीब है। और ये तमाम जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये वो तमाम वो लोग हैं, एल्डर पीपल जो है वो ज्यादा इसमें जा रहे हैं। तो भट्ट साहब ये बड़ा अलार्मिंग है। हम सिर्फ यही है कि हम तो पहले ही गर्मी के सताए हुए थे, पाकिस्तान में तो शदीद गर्मी है, ग्लेशियर जिस तरीके से पिघल रहे हैं, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग हम तो फेस कर रहे थे। अब ये यूरोप और वेस्ट भी सारा फेस कर रहा है, इनको भी समझ आ रही है कि गर्मी क्या होती है। दुरुस्त फरमा रही हैं फिजा रियाज साहबा। बात यह है कि शदीद हीट व्यू जो है उसके साथ 1000 से ज़ायद फ्रांस है, और इसमें स्पेन और इटली को शामिल करें तो 300 के लगभग, बल्कि ज़ायद 300 से भी ज़ायद अफराद जो अब तक रिपोर्ट हुए हैं वो भी जाबाक हो गए हैं। जैसे आपने फरमाया कि बुज़ुर्गों की तादाद ज़्यादा है। असल में कहानी क्या है? असल में बात यह है कि इस वक्त आप 44 यूरोप के जो ममालिक हैं उनमें आप बहुत सारे ममालिक में तो एमरजेंसी लगना शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में आपको फिर एक आवाज़ आएगी कि एमरजेंसी लग गई। ये कोरोना जैसी सूरत हाल वापस आ रही है, और बहुत बड़ी चीज़ है मौसमियाती तब्दीली जो है। इस तब्दीली के बायस आप देखें कि इसने ज़िंदगी को स्टक कर दिया है,
और आप जर्मन की सड़कें देखें, मेरे एक दोस्त हैं जर्मन में, जर्नलिस्ट है, मेरी आज उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे घर के बाहर की जो सड़क है वो सड़क पिघल गई है, यानी कि वो अपने घर से गाड़ी लेके बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर सड़क जो है वो पिघली हुई है। अनबिलीवेबल। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अगर इतने ठंडे मुल्क जहाँ पे बर्फ़ें ही बर्फ़ें हुआ करती थी, मौजें ही मौजें हुआ करती थी, वहाँ पर उलट गया है। ये कायनात का एक सिस्टम है, ये चेंज होता है और ये चेंज होकर अगर आ रहा है तो इससे हमें सबक लेना होगा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में भी देखना पड़ेगा। हम ही तो थे ना वो लोग, जैसे मूसलाधार बारिशें होती थी, किस तरीके से यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा पिछले 2-3 सालों से मानसून बारिशें जिस तरीके से हो रही हैं, फिर कभी जलजिले आ रहे हैं और कभी कुछ आ रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग, ये उनको लगता था कि ये सिर्फ शायद जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए ही है, ये डेवलप कंट्रीज के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो अब डेवलप कंट्रीज भी उसमें आ रहे हैं। मैं तो बल्कि वो जैसे इंट्रो में बताया ना, मैंने ना वो देखा है इंग्लैंड के अंदर, वो क्या कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका नाम लेकर, जो हमें भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ऑयल इंटरनेशनली, बड़ा रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज हैं, उन कंपनीज के नाम से कि ये है कसूरवार और ज्यादा फ्यूल की वजह से ही ये ज्यादा गर्मी हो रही है। अगर आप एनवायरमेंटिस्ट किसी से बात करें जो एनवायरमेंट के बारे में हमें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जितना ये कार्बन बनता है फिजा में, जितना फ्यूल यूज होता है वो सब हवा में जाता है और वही जो है वो सारे तबाही मचा रहा है, ओजोन लेयर को भी वही डैमेज कर रहा है। फिजा, असल बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो 50,000 से 1 लाख अफराद की जो तादाद आ रही है वो देखने वाली है कि वो जहाँ खुदा न खास्ता हो सकती है। जो मेरे वहाँ के ज़राए हैं, यूरोप के जो अहम अफराद हैं, वो तो जिस तरह की बातें कर रही हैं, वो तो 50,000 से 1 लाख तक का फिगर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस किस्म की वो तो कह रहे हैं 42 से भी अबव जा रही है। अब ये पाकिस्तान में अगर हो 41-42 या हम 44-45 तक भी इस बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी 40 क्रॉस होते नहीं देखी। उनके लिए 42 का 41 या 43 अनबिलीवेबल फिगर है। लेकिन मैं जो पहले आपसे कह रहा था कि हमें यहाँ से सबक सीखना होगा कि पाकिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीली जो है वो इफेक्ट कर सकती है। हमें अपने पे भी गौर करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट ख़ास तौर पर जो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत और दीगर सूबों की हुकूमत है वो इस पर काम कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। इस वक्त हमें भी फौरी तौर पर इस चीज़ को देखते हुए सो मोटो इस तरह का हुकूमत को लेना चाहिए कि हमारे जो कारखाने हैं जिससे हमारा धुआं उठ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में हमें भी ये खतरात लाहक न हो जाए। फिजा, मतलब आपकी बात ठीक है, ये आने वाले दिनों में क्या, ये तो अभी से अब देखिए, जब ईरान वॉर के अंदर जिस तरीके से पूरे के पूरे ऑयल डिपोस को आग लगा दी गई है, जो मिसाइल फेंके गए हैं, जो आपको याद होगा हम देखते थे फुटेज के ईरान के अंदर खूनी बारिश हुई है, काले बादल, दिन के अंदर बादल छाए हुए हैं, फिर बारिश हुई है तो वो सब कुछ उतरा है। ये सब कुछ, ये जंगों की, मिसाइल की ये तबाही जाहिर है, वो सब पेट्रोल का जलना, धुओं के बादल फिजा में जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग और हीट टेम्परेचर बढ़ने में एक इन्हीं लोगों का भी तो कसूर है जो ये लोग जंग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिजा, आप ठीक कह रही हैं। देखें, अब मुझे जो फील हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में होता था गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं जी, बच्चे एंजॉय करेंगे। अब यूरोप में गर्मियों की छुट्टियां अनाउंस हो रही हैं। ये देखें ना क्या नई बातें आ रही हैं, पहली दफा सुन रही हैं कि यूरोप में गर्मियों की छुट्टियां। अब भाई वहां पर एसी, एयर कंडीशन नाम का है तो ये मजाक उड़ाया करते थे, अब एसी वहां पर नायाब हो गए। पंखे जो है वो मेरे इटली में एक दोस्त है, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कहता है जैसे पाकिस्तान में हम रहा करते थे तो छपड़ों में नहाया करते थे। गांव के जो ये लाहौर में एक नहर है ना BRB के पास, वहां पर लोग जब गोरे गुजरते थे तो लोग नहा रहे होते थे तो मजाक उड़ाया करते थे कि यार ये नहरों में नहाते हैं। आज कहता है इटली की जो नहरें हैं वहां पर कहता है हम नहाने जाते हैं। हैरान कुन अमर तो यहाँ तक ये आ गया, ना पंखा है ना एयर कंडीशन है। तो पहले बीच पे जाके नहाते हैं, नहरों में नहाते हैं, उनको तो मौका चाहिए, ये कोई नई बात थोड़ी है उनके नहाने वाली। वो तो समर वेकेशंस में यही तो कर रहे होते हैं। आप ठीक कह रही हैं फिजा, लेकिन हालात जो हैं वो इस कदर भयानक हो चुके हैं कि बस अल्लाह की पनाह है। आने वाला फ्यूचर जो है वो ही साबित करेगा कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन मुझे जो लग रहा है जिस तरह का ये पूरी दुनिया चेंज हो रही है, ये गर्मी हो रही है। आप देखें जल्जले, वेनेजुएला का जल्जला देख ले, कल पाकिस्तान में जल्जला आया
और मेरा जो वेनेजुएला का जल्जला था उसकी तो 7.5 थी और दूसरे लम्हे में 7.1 तक गया और मेरे अफगानिस्तान तक ये जल्जला आया। ये सारी कायनात चेंज हो रही है। बस अल्लाह पाक रहम करे और हमें जंगों से बचाए और इसराइल और भारत को भी कुछ ख्याल आ जाए, ये जालिम मोदी साहब को भी ख्याल आ जाए कि हमें मौशियत की तरफ जाना है, हमें जंगों से इख्तिलाफ करना चाहिए और हमें मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। फिजा बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नोट के साथ जो है वो हम अपने प्रोग्राम का भी इख्तिताम करते हैं और जाहिर है अल्लाह ताला से पनाह की दुआ मांगे कि जिस तरीके से कायनात और बाकी तमाम चीजों में तब्दीली आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम तो हाईलाइट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतों को और अपने तय पर भी हमें जो है वो फिजा को साफ सुथरा रखने के लिए सिर्फ हम प्लांटेशन कर सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं ताकि फिजा जो है उसमें बेहतरी आ सके। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।